चलिए जी, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 76। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार आ रहा है। बार बार क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली गिलबर्ट के लाइंस ही है या बुकलेट की लाइंस ही है, जो हमने पढ़ाया हुआ है उसी को उसने बार बार पूछा हुआ है, और ये पहले भी रिपीट हुआ है, पिछली बार भी। तो वो डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट बाय पॉइंट पूछ लेता है। अब कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें। मैं इन स्टेटमेंट को वन बाय वन ही ले लेता हूँ पहले, तो उसके बाद हम इस पे सारे पे बात कर लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है बीओडी कर्व इन लेक वाटर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सबको पता है कि बीओडी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन रहता है इसमें। तो बीओडी कर्व इज लेक टिपिकली फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक अंडर मोस्ट ऑफ द कंडीशन। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इक्वेशन भी आपको पता है, dn by dt इज इक्वल टू आर एन, जो रेट कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और ये इक्वेशन आप सबने पढ़ी है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इस इक्वेशन को कोई भूल नहीं सकता है, एंड दिस हैव बीन टॉट इन द क्लास एज वेल। ठीक है, तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ पे के आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है ना। तो ये तो आपको याद आ गया होगा कि हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। आगे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है कि बीओडी यू जो अल्टीमेट बीओडी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जितना ज्यादा डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही बीओडी यू ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनके अंदर। तो मोर द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मैथमेटिकली वी कैन से दैट बीओडी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल अगर हम डबल करते हैं अल्टीमेट बीओडी भी डबल हो जाएगा अगर ऑर्गेनिक मैटर को हम डबल करते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में कहता है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द लेक इज क्लोजली रिलेटेड टू द बोथ अल्टीमेट बीओडी एंड रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा बीओडी यू इज इक्वल टू बीओडी 5 days 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो वो भी आपका कोरिलेट करता है। और रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यूज हुआ है, दोनों में ये कोरिलेशन है, और हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये रिलेशनशिप दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करता है। तो बीओडी यू इज इक्वल टू बीओडी 5 days इज इक्वल टू बीओडी यू, जो बीओडी नॉट लिखा हुआ है उसको यू लिख सकते हैं आप, अल्टीमेट बीओडी हमने मेंशन भी किया है, 1 माइनस ई टू द पावर आर टी। तो ये दोनों पे डिपेंडेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। चौथा स्टेटमेंट इसमें हम देख लेते हैं गाइस क्या पूछ रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे पूछता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बीओडी रेट कांस्टेंट की डज नॉट डिपेंड्स ऑन वाटर टेम्परेचर। भैया ये तो डिपेंड करती है वाटर टेम्परेचर के ऊपर, तो ये गलत हो गया। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है ना थीटा वाला आपका। तो बीओडी रेट कांस्टेंट तो श्योर 110% डिपेंड करता है। उसको कैसे आप हटा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है वाटर के टेम्परेचर के ऊपर। और लास्ट में आपसे पूछा हुआ है कि नेचर ऑफ द बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्नियस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, आर इज इक्वल टू आर थीटा वाली। तो ये तो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर के ऊपर, और लास्ट में मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट भी। बीओडी यू रेट कांस्टेंट ऑफन डिपेंड्स ऑन के एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट। तो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये हर चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर भी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है क्लियरली आ गया कि शुरू की जो तीन स्टेटमेंट है वो ठीक है, चौथी और पांचवी गलत है। वी हैव ऑलरेडी assemble here all the explanation for the same. So the correct answer here will be first, second and third statement आपका ठीक है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है आपका गलत है। तो यहाँ से बहुत इजी हो गया आपको आंसर फिल्टर आउट करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ ए बी सी जो है वही करेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में है। सो द करेक्ट आंसर इज 3। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? 76 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बुकलेट का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 76 जल्दी से बोलिए भाई। 76। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77।
क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए ये क्वेश्चन है इनडायरेक्टली आपकी बुक का ही है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो टॉप ऑफ द फूड चेन या फूड वेब में होते हैं उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक थ्योरी होती है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्टिकुलर टाइप के ऑर्डर में अगर आप शो करते हैं, ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है। इट सेज दैट अरेंज द प्रोसेस इन ड्राइविंग एन एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। अब बहुत से लोग पूछते होंगे कि ये वोर्टेक्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा वोर्टेक्स एक मशीन होती है। ठीक है। और जो आपकी अपेंड ऑफ होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है। तो इसका भी कहने का मतलब यही है कि अगर मैं देखूं कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक कैसे अरेंजमेंट करा जाए प्रोसेस का, सो दैट एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाए या फिर वो एक्सटिंक्शन को बढ़ाते जाए हर स्टेज पे। जैसे मैं यहां से चला तो कम थे चांसेस, फिर और ज्यादा हुए और ज्यादा हुए और ज्यादा हुए और ज्यादा हुए। तो अरेंज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एन एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब एक छोटी पॉपुलेशन है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है विच विल ड्राइव द एक्सटिंक्शन फोर्सेस। राइट। है ना। देखो, तो छोटी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ याद आता होगा जिसमें आप बात करते थे इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की। ठीक है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को टेस्ट करेंगे। जो ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी लाइट डालेंगे, कोई अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात होती है इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की। इन स्मॉल पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑलरेडी लो एंड मीटिंग अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल दैट आर क्लोजली रिलेटेड लीडिंग टू इनब्रीडिंग, जिसको आप हिट्रोसिस भी कहते थे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो वहां पे होता है उसकी वजह से ऑलरेडी तो वेरिएशन कम है। ठीक है ना। और वहां पे आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस दिखेगी। ठीक है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करते हैं। एडिशनली जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम चेंजेस इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी become more pronounced in small population. Both of these process can reduce genetic diversity over time. ये तो सबसे छोटे स्केल पे इन्होंने किया जो जीन लेवल पे था। इसके बाद क्या हुआ आपको दिखेगा कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी उस पॉपुलेशन के अंदर कम होती चली गई। राइट। दे विल बी लाइक लेस वेरिएबल। तो सेकंड इज लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। Inbreeding and genetic drift result in loss of genetic variability in the population, and this means that there are fewer genetic traits available for the population to adopt changing environmental condition. A loss of genetic variability make the population more vulnerable to disease, climate change और other stress. तो जो population bear नहीं कर सकती है, जिसके अंदर range of tolerance ज्यादा नहीं है, variability कम है, उसका तो जाना तय है। इसी को हम क्या कहेंगे कि आपकी अब धीरे धीरे फिटनेस कम हो जाएगी उस पॉपुलेशन की। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज लोअर इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी उस जगह पे। तो लोअर इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन एडेप्टेबिलिटी विद द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैव लोअर फिटनेस and the ability to survive and reproduce, and this leads to the population adaptability में reduction आएगी because in less genetic diversity to select from a response of environmental changes. तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी आपके एक्सटिंक्शन को और बढ़ावा देगा। देन वी हैव लोअर रिप्रोडक्शन रेट एंड हाई मोर्टेलिटी। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, लेसर इज द आर मोर इज द चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। तो लोअर रिप्रोडक्शन एंड हाई मोर्टेलिटी ड्यू टू द रिड्यूस फिटनेस एंड एडेप्टेबिलिटी, इंडिविजुअल हैव लोअर रिप्रोडक्शन रेट एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। उनका रिप्रोडक्शन रेट कम होगा, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा। और उसी का रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी स्मॉलर पॉपुलेशन रहेगी उन लोगों की और चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ जाएंगे। As reproduction rate decrease and the mortality increase, the population become even smaller and they create a vicious cycle because of smaller population size leads to more inbreeding and genetic drift, which further reduce the genetic variability, fitness, adaptability, ultimately pushing them towards extinction. तो फाइनली आप देख सकते हो कि एक वोटेक्स बन गया आपका ना, कि हर स्टेज पे आपको बढ़ावा मिल रहा है। तो इफ यू विल अरेंज दीज थिंग्स इन ऑर्डर इट विल कम आउट टू बी, सबसे पहले आपका जो है वो इनब्रीडिंग ही आएगा। ठीक है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टार्ट होगी उस पॉपुलेशन के अंदर। तो इनब्रीडिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहले स्टार्ट होनी है वहां पे। राइट।
उसके बाद आपका आएगा लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, राइट। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लोअर इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन एडेप्टेबिलिटी, देन फॉलोड बाय lower reproduction, higher mortality, or as a result of which smaller population will be there which have more chances of extinction. तो 5 नंबर पे इसका ऑर्डर आ जाएगा, and you can say is that 1 followed by 2 followed by 3 followed by 4 followed by 5, और जो कि आपके एक ही ऑप्शन में है which is ऑप्शन नंबर 2। तो ये चीजें आपको वहां एसेस करनी है कि कौन किसको पुश करेगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर है सबको? जल्दी बताएंगे फटाफट से, क्विकली गाइस। क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाईली इकोलॉजी ओरिएंटेड पेपर था सितंबर में, बहुत ज्यादा, 15 to 17 क्वेश्चन इकोलॉजी में थे, प्योरली बायस टुवर्ड्स इकोलॉजी, बट आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, दैट इज बाय चांस दैट इट वाज इकोलॉजी ओरिएंटेड, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। और हमेशा ऐसा नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, डायरेक्टली आपकी बुकलेट नंबर 4 में से लिया गया है। जितने भी मूवमेंट हैं आपके इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ये बुकलेट 4 में आपके दिया हुआ है, रिपीटेड बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन्वायरमेंटल लॉ में ये पढ़ाया गया आपको। क्विकली इसको डिसाइड करते। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखिए मैं आपको बताया था, इसमें एक ही ट्विस्ट है। जो ये पहले वाला मूवमेंट है आपका एपिको मूवमेंट, पहले वन बाय वन इन मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं क्या है, क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट आर करेक्टली रिटर्न विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन के साथ कौन सही लिखा हुआ है कौन गलत लिखा हुआ है, दैट वी हैव टू सी। सबसे पहले कहते हैं एपिको मूवमेंट, ठीक है। तो एपिको मूवमेंट चिपको मूवमेंट से इंस्पायर था, राइट। तो एपिको मूवमेंट 1983 में कर्नाटका में हुआ था, जबकि इसके अंदर दिया हुआ है कि 1983 केरला। तो ये तो पहला ही मतलब जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। एक्चुअली में एपिको मूवमेंट कर्नाटका में हुआ था, यहाँ लिखता है केरला में हुआ था। तो द एपिको मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1983 इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, नॉट केरला। तो ये तो समझ में आ गया होगा। द मूवमेंट फोकस ऑन प्रोटेस्टिंग फॉरेस्ट बाय हंटिंग द हगिंग द ट्री टू प्रिवेंट देयर डिस्ट्रक्शन। तो वही जैसे चिपको मूवमेंट में हुआ था, ऐसे ही साउथ में एपिको मूवमेंट हुआ। फिर है बिश्नोई मूवमेंट, ठीक है। तो बिश्नोई मूवमेंट आपका 1700 में राजस्थान में हुआ था, ये तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो बिश्नोई मूवमेंट आपको बिल्कुल एक्यूरेट है एकदम। The Bishnoi movement initiated by the Bishnoi community in Rajasthan, famous for the sacrifice of 363 people who were killed while protecting tree, and the movement is one of the earliest environmental movement in India, जिसमें आप कहते थे खेजड़ी ट्री, है ना, वहाँ का एक फेमस ट्री है। उसके बाद थर्ड है गदा मर्दन मूवमेंट, जो 1982 में उड़ीसा में हुआ था। ये बिल्कुल 1982 के आसपास हुआ था, इसमें 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गदा मर्दन मूवमेंट भी ठीक है जी, 1982 में आपका उड़ीसा के अंदर ये गदा मर्दन मूवमेंट हुआ, है ना। और ये गधामर्दन हिल्स में उड़ीसा में एक फेमस जगह है, एम टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरिया ऑफ डिफोरेस्टेशन माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग्स और डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट में ये मूवमेंट हुआ था। देन फोर्थ इज जंगल बचाओ मूवमेंट, जंगल बचाओ मूवमेंट 1982 बिहार, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, 1982 में ये बिहार में हुआ था जंगल बचाओ मूवमेंट, which translate the save the forest movement began in Bihar in 1902 and it was focused on protecting forest destruction due to the government policy and industry। पेड़ बचाओ जंगल बचाओ आंदोलन ही हो रहा है। देन फाइनली जो आपको दिया लास्ट में साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट एक्चुअली में केरला में हुआ था, बट ऑप्शन में कर्नाटका लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। साइलेंट वैली मूवमेंट वाज इनिशिएटेड 1973 इन केरला, राइट। केरला में हुआ था। यहाँ पे साइलेंट वैली में आपको फॉरेस्ट फ्रॉम द बीइंग टर्न इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में द मूवमेंट वाज सक्सेसफुली इन हॉल्टिंग द प्रोजेक्ट हेल्पिंग प्रिजर्व द फॉरेस्ट। तो फाइनली इसको हॉल्ट कर दिया था इन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, चारों ऑप्शन आपके सामने खुल गए। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? सर गड़बड़ ये है कि जो एपिको मूवमेंट है वो कर्नाटका में हुआ है, तो पहला गलत हो जाएगा, और जो साइलेंट वैली मूवमेंट है वो केरला में हुआ है। तो ए और ई आपके गलत हैं, बाकी सब सही है। तो मैं कह सकता हूँ ए इज रॉन्ग बिकॉज एपिको मूवमेंट 1983 में हुआ, लेकिन कर्नाटका में हुआ, केरला में नहीं हुआ।
सेकंड जो ऑप्शन है आपका बिश्नोई मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, 1700 में राजस्थान में हुआ। गदा मर्दन मूवमेंट 1983 में उड़ीसा में हुआ। जंगल बचाओ मूवमेंट 1982 में बिहार में हुआ। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में तो हुआ लेकिन केरला में, कर्नाटका में नहीं हुआ। ये गलत हो गया। तो बी सी डी विच इज द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज 2। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको जज करनी होती है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 इज 2। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए भैया फटाफट, क्विकली। एनीवन हैविंग एनी डाउट हेयर? इसको, हाँ गदा मर्दन ही है, ठीक है। अब जो नाम है तो नाम है, हम क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे गधे से प्रहार किया जाता है वैसे ही। ठीक है, तो गधा मर्दन मूवमेंट इसका नाम पड़ा इसीलिए। ठीक है ना? चलिए आगे आ जाइए। क्योंकि उन हिल्स का नाम गधा मर्दन हिल्स है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा। जगह का नाम गधा मर्दन हिल्स है उड़ीसा में। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है 79 एनालिटिकल टेक्निक से। ये ज्यादा नहीं तो 5 से 6 बार तो रिपीट हो चुका है, और इसका लिटरेचर भी आप भर भर के खूब पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये भी खूब आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, खूब आया हुआ है। कैसे? देखो, इसमें सबसे जो इजी हिंट था ना, वो आपको पहले कैच कर लेना था। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 79, लेट्स हैव अ लुक। तो इसमें जो इजी हिंट था वो आपको कैच कर लेना था। इजी हिंट कहने का मतलब क्या है? अब जैसे मुझसे अगर कोई पूछता तो मुझे पता है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोलो या एक्सआरडी बोलो, एक ही बात होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो सीधा सीधा मैच करता हुआ चला जाता कि भाई जो क्रिस्टलोग्राफी है वही एक्सआरडी होता है। तो बी का 3, हालांकि इसमें 2 ऑप्शन में है। देन आई वुड डेफिनेटली से कि जो मेरा डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, वो आपका आईसीपी है, इंड्यूस कपल प्लाज्मा। ठीक है ना? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो 4 नंबर आपका ये हो जाएगा, राइट। हालांकि हमने डिटेलिंग सारी सबकी की है, राइट। सी जो है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस, एक्सआरएफ, एक्सरे फ्लोरोसेंस, ये भी मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है, 1 हो जाएगा। और एक और हिंट था इसके अंदर, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री है, जो आपका लैम्बर्ट बियर्ड लॉ है, ठीक है, दैट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू केसीएल। कैलोरीमेट्रिक टेक्निक भी उसे ही कहते हैं, आपकी बुकलेट में मेंशन है। तो कैलोरीमेट्रिक टेक्निक एनालिसिस टू यूवी विजिबल। तो 2 हिंट इसमें बड़े अच्छे थे, क्रिस्टलोग्राफी वाला फॉर एक्सआरडी, which is B goes to 3 and D goes to 2। तो B goes to 3 and D goes to 2 एक ही ऑप्शन में करेक्ट है बॉस। B3 और D2 एक ही जगह जम रहा है। जो आपको 2 चॉइस देखो, B3 भी इसमें है ना, और D2 इसमें है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2। ये तो तरीका होता है एक शॉर्टकट चीजों को निकालने का, कि कैसे मैं निकाल लूं। मेरे को 4 नहीं भी पता है, पर 2 मुझे 110% पता है। ठीक है, 4 पता है तो अच्छे है, बट यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस में अगर आपको एक भी ठीक पता है ना 100%, तो कोई ऑप्शन कई बार ऐसा होता है आपको ये मिल जाएगा कि वो एक ही ऑप्शन हो, तो आपको चांस नहीं लेना, यू हैव टू गो विद इट। कई बार ऐसा होगा कि 2 में कॉमन है, तो फिर 2 आपको पता होने चाहिए। तो डिग्री ऑफ करेक्टनेस आपको ऐसे बढ़ानी है, ये नहीं आप सबके ऊपर खोज करने लग जाए। ठीक है, सबके ऊपर अगर हम खोजेंगे तो गड़बड़ है फिर मामला। ठीक है, क्योंकि चारों के चारों जरूरी नहीं है कि आपको उस टाइम स्ट्राइक करें। आपने पढ़ भी रखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन चारों के चारों हो सकता है कि आपको स्ट्राइक ना करें। अब देखिए, डिटेलिंग देख लेते हैं इन लोगों की हम थोड़ी थोड़ी। जैसे इसमें एक टर्म दी हुई है आईसीपीओईएस, तो इसका आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। ये आपकी इंडक्टिव कपल प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक क्यों कहा? कि एक बार सैंपल आपने लिया, वो सैंपल गया, फिर उसके बाद उस सैंपल से आप दोबारा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है? Usually a small liquid from the inductive coupled plasma where heated in extremely high temperature of around 110,000 केल्विन में हीट करते हैं, तो एटम आपका एटमाइज हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, एनालाइज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द सैंपल। ये आईसीपीएमएस में होता है आपका, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, सैंपल आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रक्टिव मेथड। एक्सरे फ्लोरोसेंस जो है वो आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव में आता है एक्सरे फ्लोरोसेंस, और एएस भी आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव में आता है, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो क्रिस्टलोग्राफी है वो आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे सैंपल आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ब्रैग्स लॉ लगता है यहाँ पे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये आपको पता ही होगा, ये तो पढ़े हुए हैं आपने सारे, ठीक है। स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं आप, एंगल कैलकुलेट करते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं, ब्रैग इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसका ध्यान रखिएगा। देन वी डू हैव नॉन डिस्ट्रक्टिव में आपकी एक्सआरडी आ गई गाइस, है ना, ये ध्यान रखिएगा, नॉन एक्सआरडी। और एक्सरे फ्लोरोसेंस आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये भी ध्यान रखना है। बस डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव का ध्यान रखना है, जनरली इन्हीं से पूछ रहे हैं, किसमें सैंपल बचेगा किसमें नहीं बचेगा, राइट। तो हमने सारा मेंशन किया है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर क्यों है, कैसे है, तो यू कैन रीड दैट। कैलोरीमेट्रिक भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ, जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल या केसीएल, लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ की बहुत बात होती है। कैलोरीमेट्रिक टेक्निक कहिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहिए, वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये इजी क्वेश्चन में मैं काउंट करूंगा इसमें, क्योंकि हिंट भी थे एंड एवरीथिंग वाज देयर एंड द करेक्ट डिटेल लिटरेचर हैव बीन पुट फॉरवर्ड हियर। इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको एकदम से पूरा समराइज हो सकता है, चीज हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको इजीली अचीवेबल था, यू कुड हैव चूजन इट इजीली। सेकंड ऑप्शन गाइज आपका यहाँ करेक्ट बैठेगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 79 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, एज आई टोल्ड यू। 79 में किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताइए। चलिए जी, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 80। एक एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, इस डिस्कशन का यही फायदा है कि आपके डाउट्स जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग एटलीस्ट कम से कम डिस्कशन जिस क्वेश्चन का हो जाता है उसको तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो चलो उनकी चॉइस है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो सो दैट ये पूरा पेपर आपका अच्छे से हो जाए। और 15 क्वेश्चन तो मैं एश्योर्ड हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इससे मिलने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम इस समय पे हो रहा है, वेदर इट इज जम्मू कश्मीर का जो लेक्चरशिप का एग्जाम है, हरियाणा में जो होना है वो है, पावर ग्रिड तो खैर एनटीए से ले रहा है, राइट। तो वो कोई भी एग्जाम रहा हो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 80 विच सेज लिस्ट से मैच करिए, एक में स्टैटिस्टिकल टेस्ट दिया हुआ है, दूसरे में नल हाइपोथेसिस, राइट। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, वी ऑलवेज हैव टू हाइपोथेसिस, वन इज कॉल्ड नल, अनदर वन इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। दूसरे को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। तो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस आपके होते हैं। जम्मू कश्मीर का सिलेबस सेम है एज नेट, हाँ पुराना सिलेबस मुझे शेयर किया है किसी ने, 96 टॉपिक है, वो पूरा का पूरा नेट का सिलेबस ही है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो आप नेट का सिलेबस ही अपना अच्छे से फॉलो कर लीजिए, सेम ही है वो सिलेबस, है ना। वहां से तो बहुत बच्चे लिख रहे हैं एग्जाम, ठीक है। उसके लिए फ्रेश बैच भी एक अलग से चला है, ठीक है। मैं भेज दूंगा आपको सिलेबस, ठीक है। आया नहीं है पर पुराने वाले एग्जाम का सिलेबस उनके पास है, 96 डिटेल्स है उसमें। तो लेट्स स्टार्ट मैचिंग दिस। तो यहाँ पे ये बात तो देखो, इन टेस्टों में जो आपको फेमिलियर है सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है हर बच्चे को जो फेमिलियरिटी रहती है वो काई स्क्वायर और जेड टेस्ट की तो रहती है, बाकी किसी की चाहे रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। तो जेड टेस्ट और काई स्क्वायर की तो रहती है ना। तो अगर आप काई स्क्वायर की बात करेंगे, तो काई स्क्वायर में आपको अगर याद हो कि जो हम नल हाइपोथेसिस लेते थे वो लेते थे, देयर इज नो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू सैंपल्स, ठीक है। और अल्टरनेट में कह देते कि देयर इज अ डिफरेंस। और मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि काई स्क्वायर आपका तीन तरह का होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, होमोजेनिटी, ठीक है, और गुडनेस ऑफ फिट। ये तीनों तरह का काई स्क्वायर का पैटर्न आपको पता है कि तीन तरह का काई स्क्वायर की वैरायटी होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड गुडनेस ऑफ फिट। तो वहां पे हम यही देखते थे कि दोनों में कोई फ्रीक्वेंसीज में कोई मिसमैच तो नहीं है,
तो हम ये बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। तो हमारे को ये तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई नो एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगरी एट्रीब्यूट्स जो हमने लिए हैं। तो काई स्क्वायर आप यहाँ इजीली मैच कर सकते थे विद द फोर्थ ऑप्शन, नो एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगरीज एट्रीब्यूट। फिर दूसरा अगर किसी को लगता है तो जेड टेस्ट सबसे आसान था, ठीक है। पिछली बार प्रपोर्शन का क्वेश्चन इससे आया था, तो जेड टेस्ट मींस प्रपोर्शन अक्रॉस द टू ग्रुप इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। और देन वी हैव अनोवा, जस्ट अ मिनट, ठीक है जी। अनोवा हमने लिया, अनोवा इज मीडियन अक्रॉस द टू ग्रुप इज सेम, ग्रुप लेते हैं आपको पता है, ठीक है। और लास्ट में आपका मैन विटनी न्यू अगर किसी को नहीं भी पता है, ठीक है, मैन विटनी न्यू अगर किसी को नहीं भी पता है, जस्ट अ मिनट, कुछ यहाँ पे मिसमैच किया हमने, लेट मी सी। मैन विटनी न्यू आपका मीडियन अक्रॉस द टू ग्रुप इज सेम, मीडियन के लिए होता है। काई स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया, फोर्थ होता है, नो एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स। जेड टेस्ट आपका प्रपोर्शन अक्रॉस द टू ग्रुप इज सेम। हाँ, एनोवा इज मीन अक्रॉस द थ्री ग्रुप्स और मोर, ये तो पता ही है कि आपका जो है वन वे एनोवा होता है और टू वे एनोवा होता है, ठीक है। तो वन वे एनोवा में जनरली आपके टू ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है, या थ्री ग्रुप भी मिलते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं विद इन और अक्रॉस द ग्रुप्स। डिटेलिंग हमने अटैच की है सबकी। तो यहाँ पे अगर आप जब ये ऑप्शंस मैच करेंगे, व्हेन यू सी दीज ऑप्शंस, यू विल फाइंड आउट कि जो सेकंड जो है वो करेक्ट चॉइस आपकी निकल के आएगी। बट यहाँ पे काई स्क्वायर और जेड टेस्ट हिंट थे जो अगर आप कैच करना चाहें तो कर सकते थे, और जिसको मीडियन का आइडिया था वो मैन विटनी न्यू से भी पकड़ सकता था, लेकिन सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो मैन विटनी न्यू की जब आप बात करते हैं गाइस, वी हैव अटैच द डिटेल्स। मैन विटनी न्यू टेस्ट विनकोसिन टेस्ट भी कहते हैं आपको, या विनकोसिन रैंक टेस्ट भी कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक है ना, मीडियंस की बात करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नल हाइपोथेसिस क्या होगा। टू ग्रुप कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिफरेंस इन द मीडियन बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो इसकी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस यही रहने वाली है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के मीडियन में, है ना। उसके बाद वी हैव द काई स्क्वायर, मैंने जो बताया आपको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंसी की बात करता है काई स्क्वायर, नो एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगरिकल वेरिएबल, ये मैंने बता दिया आपको। नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, नो एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगरिकल वेरिएबल। तो एवरीथिंग वी हैव अरेंज इन द प्लेट, जस्ट नीड टू ईट इट वेरी वेल। थर्ड वन इज द जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में मैंने आपको बता दिया नल हाइपोथेसिस क्या होता है, कि कोई प्रपोर्शन में डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन द टू प्रपोर्शन, प्रपोर्शन आर द सेम अक्रॉस द टू ग्रुप्स। एंड देन वी हैव द last one but not the least one, ANOVA, where we have that null hypothesis में आप ANOVA में लेंगे analysis of variance में, तो all the group mean are same against the alternative hypothesis, right। और तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप के लिए हम इसको यूज करते हैं। So the correct answer for this question is, as you can see after matching each and everything, is 2। तो ये थोड़ा सा आपको इस पे सोचना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है, बट उसमें कुछ ना कुछ इजी हिंट रहता है, ये नहीं कि सारी चॉइस टफ होंगी, देयर विल बी समथिंग विच विल बी इजी। तो आपको उस इजी वाले को पकड़ के क्वेश्चन को ट्रेस करना है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 80। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए भाई, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 80 सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिला इस बार। ये नई टर्म एक इंट्रोड्यूस आई है, वैसे तो नहीं है ये, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है, और पहले भी फ्लक्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट फिर भी कुछ लोगों को लगा जी ये नई टर्म है ना। लेकिन जिसको भी डेफिनेशन पता थी स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स की, वो इजीली इसको कर सकता था। और इस पे बहुत टाइम पहले एक न्यूमेरिकल आया था, असाइनमेंट में है एनर्जी के वो न्यूमेरिकल, है ना, जहां पे फ्लक्स ही पूछा था फोटोन का। तो स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स हैज बीन एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्पेक्ट्रल एनालिटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं,
उसकी यूनिट्स को देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन ना। तो स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एक्टिनिक radiation which has sufficient energy to cause photochemical reactions such as formation of ozone or other photochemical process in the atmosphere, reaching the specific area measured at different wavelength across the spectrum, and it is typically used in the context of UV and visible radiation where the radiation is capable of causing chemical reaction in organism or materials such as plant photosynthesis, atmospheric chemistry or degradation of chemicals। तो ऐसी जो भी वेवलेंथ की रेडिएशन अर्थ पे आती है विच इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन, उस चीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स। अब जो भी लोग फ्लक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, तो उनको ये तो याद होगा, जब आप फ्लक्स पढ़ेंगे तो आप इस चीज को नहीं भूल सकते, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फ्लक्स हमेशा कहीं भी हो आपका, चाहे वो मैग्नेटिज्म में पढ़ा हो, चाहे आपने ईएम वेव्स में पढ़ा हो, फ्लक्स हमेशा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपने कह तो दिया वेवलेंथ आ रही है, वेवलेंथ की यूनिट नैनोमीटर हो गई, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो गई, पर यूनिट टाइम की यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स। तो उसी के बेसिस से आप इसकी यूनिट बना सकते थे, दैट इट इज वेवलेंथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि एक्टिनिक रेडिएशन आएगी, उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यूनिट कैसे बनेगी मेंशन भी किया है कि इट इज फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, है ना। तो इसकी दो यूनिट हो सकती है आपकी, एक तो हो सकती है आइंस्टाइन पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड पर नैनोमीटर, या फिर फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड पर नैनोमीटर। तो फोटोन्स को अगर मैं हटा दूं और मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर रख लूं, तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर नैनोमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई, ठीक है, जो कि हमने बाद में भी मेंशन किया दैट कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स है, ठीक है, फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर नैनोमीटर या आइंस्टाइन पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट नैनोमीटर। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये निकालना है कि कितने फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर वेवलेंथ है। या मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा जो यूनिट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। तो फोटोन तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड इनवर्स, वेवलेंथ जनरली नैनोमीटर में तो नैनोमीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा ना। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल एक आया हुआ है, शायद आपने उसकी यूनिट्स देखी होंगी, एनर्जी में है वो न्यूमेरिकल फोटोन फ्लक्स वाला, और यही यूनिट है उसके अंदर। तो जिन बच्चों को ये याद था थोड़ा सा, उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया, और एक ही जो मैच था यहाँ पे, फोटोन तो नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन फोटोन के बजाय बाकी सारी चीजें हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स। तो ये थोड़ा सा आइडिया एक लेके चलना चाहिए माइंड में हमेशा आपको कि भाई अगर मैंने ये टर्म क्लियरली उतना मुझे याद नहीं भी आ रही है, तो बहुत से बच्चों जिन्होंने ठीक किया है उन्होंने ये बताया कि सर हमने उस न्यूमेरिकल से इसको ठीक कर लिया, और एक्चुअली में वो है क्वेश्चन वहां पे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर नैनोमीटर इनवर्स, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ टफ नहीं है ये क्वेश्चन के अंदर कि स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स क्या होता है ना। बट इसकी यूनिट आपको कैसे कैलकुलेट करने की वो मैंने बताया है कि कितने फोटोन आ रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। तो बस उन तीनों की यूनिट डिनोमिनेटर में रखो और मल्टीप्लाई करो। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 इज टू एनीवन हैविंग एनी डाउट कि कैसे ये करना था स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स। तो ये कुछ कुछ गलतियां हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कई बार होता है ना, आपको लगता है कि यार ये इतना सरल आसान क्वेश्चन जो था ये भी मैं गड़बड़ कर आया, तो कुछ कुछ गलतियां होती है कई बार जो नहीं करनी चाहिए, उन्हीं को आपको सीखना होता है जब ये आप लिटरेचर पढ़ रहे हो। तो वैसे तो आप पढ़ के जाते हो बहुत हम लोगों के संग, ठीक है। और वन आइंस्टाइन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि वन आइंस्टाइन क्या है। तो वन आइंस्टाइन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ फोटोन, इतने फोटोन होते हैं एक आइंस्टाइन में। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे आइंस्टाइन कितना था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं आपकी जगह होता तो मेरी बुकलेट के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि गुजरात इज द स्टेट विच इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री।
तो उसको कौन बीट कर देगा, चाहे आप कितनी भी हाइट पे पूछो। बट फिर भी मिनिस्ट्री का ये डाटा रिलीज हुआ है, आप कितनी भी हाइट पे पूछिए भैया, गुजरात को आप क्रॉस नहीं कर सकते। गुजरात में तो विंड पावर पोटेंशियल का हब ठीक है, विंड पावर पोटेंशियल का जो है वो हब है ना। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम चेक कर सकते थे, क्योंकि मैंने बताया आपको कोस्टल बाउंड्री में जो गुजरात के पास इतना एरिया है। सो क्वेश्चन नंबर 82 यू कैन सी हियर। Question number 82. Which one of the following state in India has maximum wind power potential at 120 meter above ground level as per the recent assessment? तो गाइस अभी क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देखो मैं आपकी जगह होता तो मुझे तो पता है कि भाई गुजरात कोस्टल एरिया है, सबसे ज्यादा उसमें है। और साइट वाइज भी ये क्वेश्चन बहुत बार पहले आ चुका है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है, वहां पे है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें क्या किया गया है कि असेसमेंट किया गया है 120 मीटर अबव द ग्राउंड, और उसी रिपोर्ट से क्वेश्चन लिया गया है। तो वहां पे ये पूछा आपसे कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर हैज इन्फॉर्म अबाउट द स्टेट्स द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी एंड द विंड रिसोर्सेज असेसमेंट कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी indicates an estimated wind power potential of about 695.5 gigawatt at 120 meter and 1164 gigawatt at 150 meter। दो हाइट पर उन्होंने असेसमेंट की है above the ground level in the country. However, the wind resources in high site-specific and commercially exploitable potential is available majority of 8 states. The state-wise wind power potential of the 8 windy states are given below। तो इनका स्टेट वाइज आपका उन्होंने असेसमेंट दिया है कि 120 मीटर में। अब देखो आप पोटेंशियल वाइज ये वैल्यू आपकी दी हुई है गीगावाट्स के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका गुजरात है 142 गीगावाट पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश 74.90, गुजरात 142.56, कर्नाटका 124, मध्य प्रदेश 15, महाराष्ट्र 98.21, राजस्थान 127.75, तमिलनाडु 68.75, तेलंगाना 24, अदर्स इतना। अब मैं इसमें अगर रैंकिंग करने लग जाऊं जो ऑप्शन मुझे दिए गए थे, तो नंबर 1 पे तो आपका गुजरात आ जाएगा जी, जो ऑप्शन में मुझे दिया हुआ है। गुजरात मैक्सिमम हो गया 142.56 गीगावाट एट 120 मीटर अबव ग्राउंड। और राजस्थान दिया हुआ है, राजस्थान नंबर 2 पे आ जाएगा, 127 है क्योंकि नंबर 2 आ गया राजस्थान उसमें रैंकिंग में। कर्नाटका और तमिलनाडु दिया हुआ है, कर्नाटका नंबर 3 पे आ जाएगा जी, 124 है। और नंबर 4 पे तमिलनाडु आ जाएगा, जो ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, वरना महाराष्ट्र भी बीच में था। तो यहाँ पे मेरे लिए ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा। और वैसे भी आपको कोस्टल बाउंड्री इतनी अच्छी मिल रही है गुजरात में, और वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है विंड पावर का, तो करेक्ट आंसर इज गुजरात, क्योंकि 142.56 गीगावाट है। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो ये डाटा नहीं भी पता होता तो भी आप इसको करेक्ट कर सकते थे, पर अब सब बच्चे शायद उतना सोच के नहीं जाते कि कोस्टल बाउंड्रीज ज्यादा है। तो 142.56 गुजरात गीगावाट, तो करेक्ट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा यहाँ पे, विच इज आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 82 में कोई डाउट? विद डाटा आपका एक्सप्लेनेशन अटैच है, कोई इशू इसमें है नहीं। अब अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को मॉडिफाई कर दें, या लीस्ट कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एज पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो फर्दर पेपरों में आपको दिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ भी नहीं था, मैं आपको बता दूं। ये जिन बच्चों ने गलत किया है वो तो बहुत ही गलत किया है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल के इतने सारे न्यूमेरिकल, इतनी सारी चीजें आती है, फार्मूले में लिखा होता है Q/H, ठीक है। तो भैया पावर जो है ना, अगर आप फार्मूले से भी जाते तो आप शायद करेक्ट कर पाते इसको, ठीक है ना। तो पावर वहां पे होती थी ईटा इंटू QGH। ये आपको फार्मूला शायद याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा भी आपको लिख दूं फार्मूला, फार्मूले से न्यूमेरिकल नहीं पूछा उसने,
उसको समझ में आ गया कि बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं कराना है। उसको समझ में आया, तो वहां पे अगर आपको याद आ रहा हो, मुझे भी जो याद आ रहा है कि जब हम पावर लिखते थे कोई डैम की, मैं लिख देता हूँ, और न्यूमेरिकल ऐसा आया भी हुआ है, जो पावर लिखते थे हम डैम की, तो वहां पे अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लिखते थे कि ईटा विच इज द एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा इंटू रो जो डेंसिटी होती है, इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। ये फार्मूला होता था हाइड्रो पावर प्लांट की पावर कैपेसिटी का। तो पी तो आपका पावर हो जाता था वहां पे गाइस, पी तो पावर हो जाता था, ईटा आपकी एफिशिएंसी हो जाती थी, रो आपकी डेंसिटी हो जाती थी वाटर की, ठीक है। समझने वाले के लिए है ये कि भाई कैसे हमें लॉजिकली हैंडल करना था क्वेश्चन को, हमेशा डायरेक्ट नहीं पूछेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यू आपका रहता था फ्लो, ठीक है, क्यू आपका रहता था फ्लो, अगर सबको याद आ रहा हो तो क्यू आपका फ्लो होता था, ठीक है। और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। एच क्या है? द हेड हाइट, ठीक है, हेड हाइट। जो एच होता था आपका कितनी हाइट से फॉल कर रहा है, हेड हाइट। तो भैया मेरे लिए भी ये क्या क्वेश्चन मुश्किल था, आपसे कहता है ये जो पावर है भाई साहब, ये किस पे प्रोपोर्शनल है? तो पावर तो किस पे प्रोपोर्शनल हो रही है? आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है, फ्लो पे डिपेंडेंट है, हेड हाइट पे। जी तो कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, वाटर की डेंसिटी, इसमें तो कोई लेना देना है नहीं। तो मैं तो कुछ भी सोचता नहीं है, मैं बाकी का ऑप्शन पढ़ता भी नहीं, मैं तो सीधा क्वेश्चन को देखता और मैं ये हाईलाइट कर लेता कि भैया एक तो फ्लो रेट को साइड कर दो, और एक आप हेड को साइड कर दो, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है ना। तो दो आपके बी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर थे, और मैं तो सीधा चूज कर लेता कि बी और डी करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि वी हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विच इज गिवन इन द ऑप्शन, बट स्टिल जजमेंट जो करना था इस क्वेश्चन का, इस फार्मूले के बेसिस पे कर लेना था जजमेंट। और ये न्यूमेरिकल सब करके गए हुए हैं, मतलब ये असाइनमेंट में न्यूमेरिकल पिछले 5 सालों से है। एक न्यूमेरिकल है ऐसा जो आया भी हुआ है पहले सालों में, वहां पे ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपको जज करना था। तो करेक्ट आंसर फॉर 83 इज 2। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द पेन स्टॉक पाइप। तो जो लेंथ तो ऑफ द पेन स्टॉक पाइप होती है, वो एफिशिएंसी के डिजाइन और हाइड्रो पावर प्लांट में रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं करता पावर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है, द पावर कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इज मेनली डिटरमाइंड बाय द वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग द टरबाइन एंड हाइट ऑफ द फॉल, वर्टिकल डिस्टेंस टू वाटरफॉल। तो फ्लो रेट हुआ आपका, इस पे डिपेंड करता है, हाइट, और तीसरा एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन जनरेटर। तो ये तीन चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं इन दैट केस, जो एनर्जी। बाकी हमने एक्सप्लेन सबको कर दिया, क्रिटिकल कौन होता है, फ्लो होता है, हेड होता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए उस एंड पे व्हेन यू सी द क्वेश्चन, कि कितने शॉर्टेस्ट टाइम में मैं इसको स्ट्राइक कर सकता हूँ, क्योंकि उसने सीधा लिख दिया पावर कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, और फार्मूला आपके पास है, दैट पावर इज इक्वल टू ईटा रो क्यू जी एच। तो एक सेकंड में स्ट्राइक होना चाहिए था। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, द करेक्ट आंसर इज 2 बी एंड डी विच इंक्लूड फ्लो रेट एंड हेड। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं डिफरेंट फॉर्म में, कि पहले फार्मूले की फॉर्म था, इस बार किस पे डिपेंड करता है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये रिपीटिशन नहीं है, वो रिपीटिशन है, आपका माइंड टेक्निकली उसको वैसा नहीं सोच रहा। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, आपको वैसा सोचना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए जी, लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 84। भाई इस क्वेश्चन के तो क्या कहने, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के कोई कहने हैं नहीं, मतलब बहुत बार, 10 से ज्यादा बार आई गेस इट इज रिपीटेड 10 टाइम्स। तो आंख बंद करके ये आंसर तो सबको इसका पता था कि
क्वेश्चन नंबर 84 में, द विंड ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? द लैटिट्यूड्स वेयर वी हैव द सेम प्रेशर, है ना, एंड राइट एंगल टू प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये सबको पता है, न्यूमेरिकल भी आता है कोरियोलिस फोर्स का, कि जियोस्ट्रॉपिक विंड यहाँ पे करेक्ट आंसर था। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर किए, सितंबर से पहले एग्जाम के मैं बता रहा हूँ, सितंबर से पहले प्रीवियस ईयर किए या असाइनमेंट किया इंस्टीट्यूट का, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि द विंड ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबारा जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन आया है आज तक के हिस्ट्री में, एनटीए में, लेकिन फिर भी हम हर चीज को इसमें डिस्कस करके चलेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, और जो बाकी के ऑप्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे पहला तो मैंने बता ही दिया आपको कि कोरियोलिस फोर्स से डायरेक्टली कोरिलेटेड है ना। जियोस्ट्रॉपिक फ्लो इज द theoretical wind flow which results from the exact balance between Coriolis force and pressure gradient force, and this condition is called geostropic equilibrium। geostropic balance भी कहते हैं इसको, है ना। geostropic wind is directly parallel to isobar lines of equal pressure, right, and balance seldom hold exactly the nature, and the true wind almost always differ from geostropic wind due to the force, such friction force from the ground, and this actual wind would equal to geostropic wind only if there is no friction। तो friction ना होगा तभी जियोस्ट्रॉपिक बैलेंस एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन भी याद आ रहा होगा, जहाँ पे आपसे कैलकुलेशन कराई जाती है दैट जियोस्ट्रॉपिक विंड कैन बी अप्रोक्सीमेटली दैट 1/f 1/ρ dp/dx। तो ये vg आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड हो गया, f आपका कोरियोलिस पैरामीटर, रो इज द डेंसिटी एयर, और dp/dx इज द प्रेशर ग्रेडियंट, इतना होता है। तो ये सबको पता है कि ये आ चुका है पहले। देन सेकेंडरी आपसे पूछा हुआ है प्लेनेटरी विंड्स, जो बहुत बड़े स्केल पे चलती हैं। प्लेनेटरी विंड्स की बात हुई है यहाँ पे, राइट। तो प्लेनेटरी विंड रेफर्स टू द लार्ज स्केल विंड पैटर्न दैट अकर ऑन द प्लैनेट एटमॉस्फेयर, एंड दीज विंड्स आर ड्रिवन प्राइमरली बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द प्लैनेट सरफेस by stars as sun, right, and the planet's rotation and the composition of dynamic atmosphere on the earth। planetary winds play a crucial role in shaping the weather and climate। तो हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को प्लेनेटरी विंड जो है वो डिसाइड करती है। और इसमें कौन कौन से जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, जैसे सोलर हीटिंग है, कोरियोलिस इफेक्ट है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जहाँ पे हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, प्रेशर सिस्टम है, लोकल ज्योग्राफी है, मैटर करती है। प्लेनेटरी विंड तीन तरह की है आपकी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, पोलर वेस्टर्ली, ये सब मेंशन है वहाँ पे। जो डायनेमिक एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स के लेक्चर हैं अली सर के, राइट, वहाँ पे पूरी डिटेल इन चीज़ों की है, आपको मिलेंगी। फिर एंटी ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं। एंटी ट्रेड विंड्स क्या होती है? हाई अल्टीट्यूड विंड्स होती हैं हेडले सेल के पास। और फिर आपको लास्ट में मेंशन किया गया प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती है। प्रिवेलिंग विंड, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली। तो इनके बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़िएगा, because they might fetch you a small question of matching type or something, but important है तभी solution का part है, otherwise we could have excluded, right। पहले भी इन पे क्वेश्चन रेज हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन रेज होता है, तो थोड़ा सा उसको रिवैम्प करना जरूरी है फ्रॉम ऑल एंगल। सो द करेक्ट आंसर हियर इज जियोस्ट्रॉपिक विंड फॉर क्वेश्चन नंबर 84। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए भाई, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 84 सबको? भाई जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं लेंगे। अगर कोई डाउट है वी कैन पुट अ लाइट ओवर दैट, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। क्लियर है, चलिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 85। 85 को भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, राइट। इनडायरेक्ट है क्योंकि बहुत से बच्चों को यही समझ में नहीं आया है कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, राइट। इसीलिए मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन जो है इसको मेंशन करूंगा, राइट। और हालांकि ये भी इस तरह का क्वेश्चन में रिपीट हुआ था कि विच अमंग द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डू नॉट सपोर्ट इकोलॉजी, राइट। तो ये चीजें अलग एंगल से, सस्टेनेबिलिटी के एंगल से आजकल पूछी जा रही है, विच शुड बी वेरी मच क्लियर। और मैंने बकायदा 2 पेज भी शेयर किए थे वो प्रेजेंटेशन के, कि जहाँ पे ये मेंशन था कि कौन कौन सा गोल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, कौन कौन सा गोल इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, कौन कौन सा गोल सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, सोसाइटी को सपोर्ट करता है। क्योंकि 3 पिलर हैं आपके, इकोलॉजी, इकोनॉमी, राइट,
राइट। इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर हैं वो तीन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है इसने। राइट। अब हमें ये लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इकोलॉजिकल जस्टिस, तो ये तो होगा ही पक्का। ठीक है, लेकिन चीजें वैसे काम नहीं करती जैसे आप सोचते हैं। राइट। इस पे पूछा हुआ है कौन सा नहीं है, और क्या आपको इकोलॉजिकल जस्टिस का मतलब पता है? इकोलॉजिकल जस्टिस का जो सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है वो ये है कि एनी स्पीशीज ऑन द अर्थ सरफेस, whether it is a small insect, whether it is a bird, have equal rights on all the resources। अब हम पहले इनको सारों को देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो बायोफिजिकल जो सबसे पहले पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोफिजिकल लिमिट्स, तो बायोफिजिकल लिमिट्स आर सेंट्रल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज दे डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज मस्ट ऑपरेट टू इंश्योर लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड वायबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम एंड सोसाइटी। तो बायोफिजिकल लिमिट ये डिसाइड करती है कि भाई तुम्हारी लिमिट ये है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। राइट। बायोफिजिकल लिमिट जो है ये तो इकोलॉजी में सस्टेनेबल नेचर को बनाने में, सस्टेनेबिलिटी बनाने में हेल्प करता ही है। तो डेफिनेशन यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है कि क्या है, कि बायोफिजिकल लिमिट रेफर टू द फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एज वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स एंड एब्जॉर्ब द वेस्ट लाइक कार्बन एमिशन, पोल्यूशन विदाउट डिग्रेडेशन। कि क्या लिमिट है नेचर की, कितने रिसोर्स आपको दे सकता है और कितने पोल्यूटेंट को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड पोल्यूशन फैला रहे हो और फिर कह रहे हो हमारी एयर क्वालिटी खराब होगी। भैया ये एटमॉस्फेयर की एक लिमिट है ना। या अनलिमिटेड पोल्यूशन आप डाल रहे हो रिवर के अंदर और फिर कह रहे हो कि जी रिवर की क्वालिटी खराब हो गई, तो ये गड़बड़ कर सकता है। तो ये तो डेफिनेटली आपके रिलेट करता है। ठीक है ना। ये तो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। दूसरा आपको पूछा है इंटरडिपेंडेंसी। ये हमने सारे मेंशन किए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बायोफिजिकल लिमिट्स का कैसे रिलेशन है रिसोर्स मैनेजमेंट में, पोल्यूशन कंट्रोल में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, है ना। प्लेनेटरी बाउंड्रीज नेटवर्क क्या है। दूसरी चीज जो यहाँ मेंशन की गई है आपको इंटरडिपेंडेंसी, क्या ये आपका सपोर्ट करता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ये भी हम देखते हैं। Interdependence is a fundamental concept in sustainable development, emphasizing the interconnectedness and mutual reliance of ecosystem, economics and society। जो मैंने आपको बोला, right? It highlight how action in one area can have cascading effect on the other, reinforcing the needs of holistic and integrated approach to development। Here is a little example। तो इंटरडिपेंडेंसी का कुछ एग्जांपल इस तरह का है, जैसे आप देखिए, जैसे इकोसिस्टम एंड स्पीशीज है। तो अगर भैया इकोसिस्टम आपका कोलैप्स हो गया तो क्या तो पॉलिनेटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके लिए, इकोसिस्टम एंड स्पीशीज। तो स्पीशीज एंड इकोसिस्टम रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, जैसे पॉलिनेशन है, प्लांट है, प्रेडेटर है, प्रे है। ह्यूमन एंड नेचर की बात ली है, नेचुरल सिस्टम पे हम डिपेंड करते हैं फूड, एयर, वाटर के लिए। हम करेंसी तो नहीं खा सकते ना, वी नीड प्रॉपर फूड। अब करेंसी करेंसी मिल रही है, बोले फूड नहीं मिल रहा है, या एयर, एयर के बजाय ये तो है नहीं कि मैं कोल्ड ड्रिंक ब्रीथ कर लूंगा, ठीक है, या गोल्ड ब्रीथ कर लूंगा, या करेंसी ब्रीथ कर लूंगा, दैट इज नीडेड। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि आप वाटर के बजाय कोई चीज मैं कोका कोला में बना लूंगा, गाजर का हलवा या सब्जी, वैसा नहीं चलेगा। राइट। तो ये तो डिपेंडेंसी रहेगी रहेगी, और ग्लोबल कम्युनिटीज में भी ये डिपेंडेंसी है। ठीक है, जैसे ट्रेड है आपका, या कोई रिसोर्स यूज है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ये सारे कनेक्टेड है। जितना ज्यादा आप फॉसिल्स यूज करेंगे उतना ही आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड करेगा, जितना ज्यादा आप रिवर्स में सीवेज लोड रिलीज करेंगे उतना ही आपका वाटर पोल्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है कि कैसे डिपेंडेंसी शो करता है ना, जो आपके गोल है। ठीक है, कि अगर आप जैसे नो पॉवर्टी और लैंड, तो ये लिंक्ड है, लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो पेपर 1 में आया था इस बार, क्लाइमेट 13 दे इंटरकनेक्टेड, रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये दोनों 7 क्या कर रहा है, 7 जो है आपका सपोर्ट कर रहा है क्लाइमेट एक्शन को। ऐसे ही जो आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, ठीक है, तो वो गोल 14 को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंसनेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको सारे हमने यहाँ मेंशन किए अच्छे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा कुछ ना कुछ रिपीटिशन, ठीक है, जरूर आपको मिलेगी इस तरह की टर्म से, क्योंकि ये आज की मॉडर्न टर्म है। इकोलॉजिकल जस्टिस की बात हुई है,
इकोलॉजिकल जस्टिस की जब गाइस आप बात करते हो ना, तो वहां हर स्पीशीज को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। तो इकोलॉजिकल जस्टिस रेफर्स टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स लाइक क्लीन एयर एंड वाटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज such as pollution control. It include idea of international equity, leaving the healthy planet for the future generation. तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि कोई भी कंट्री ना कोई स्पीशीज छोटी बड़ी नहीं है, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है और कलेक्टिव जिम्मेदारी है अपने प्लेनेट को बचाने की। सो दैट्स व्हाई वी से कि आप पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो भी सब करेंगे, बेनिफिट मिलेंगे क्लीन एयर के वाटर के तो सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया को मिल रहा है पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है यूएस को मिल रहा है, ठीक है। तो पोल्यूशन सबका है, वो किसी का सगा नहीं है। पॉसिबल मिस इंटरप्रिटेशन क्या है इकोलॉजिकल जस्टिस की, लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं नॉट सेपरेटेड बाय इंटीग्रेटेड। Some may view ecological justice as socio-political concept rather than the ecological principle. However, sustainability inherit combine environment, social and economic. कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये तो सोशो पॉलिटिकल इशू है कि यूएस है तो यूएस अमीर है तो वो पैसा देके कुछ भी कर लेगा, और घाना गरीब है तो घाना पैसे के अभाव में कुछ भी झेलेगा नहीं। अगर एयर पोल्यूशन ग्लोब के अक्रॉस फैल रहा है तो सबको हिट करेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे फोकस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक जस्टिस। इफ इकोलॉजिकल जस्टिस इज इंटरप्रेटेड सोनली इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन राइट, अगर खाली आप ये सोचे कि ये होमोसेपियंस स्पीशीज है इसी का राइट है, ना बॉस, इसका राइट नहीं है। आपका चाहे वो कोई ट्री हो, एनिमल हो, फिश हो, कैट हो, डॉग हो, एवरीवन हैव इक्वल राइट्स, राइट। तो आपको जस्टिस वहां पे देना ही पड़ेगा। ये इकोलॉजिकल जस्टिस हुआ, ठीक है ना। तो it might seem less relevant in ecological principle. However, true ecological justice encompasses justice for all life forms, making it integral to sustainability. ये आपका इकोलॉजिकल जस्टिस हुआ, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रिंसिपल नहीं है। इकोलॉजिकल जस्टिस तो हजारों साल से एग्जिस्ट होता आया हुआ है, हमने उसको खराब किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसकी इंक्लूजन की जरूरत नहीं थी, ये नेचर ने पहले से एग्जिस्ट कराया है, चाहे वो 1800 का टाइम रहा हो चाहे डायनासोर का टाइम रहा हो। नेचर ने पहले से इसको सपोर्ट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो हमने प्रपोज किए हैं और एजेंडा 2030, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आज से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज समथिंग लाइक विच यू से कर्मा रिटर्न। अब तुम भैया पोल्यूशन इतना ज्यादा करोगे तो 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ही बनेगा। आप डिस्चार्ज इतना ज्यादा करोगे रिवर में तो एयर पोल्यूशन आपका ही बनेगा ना। तो ये तो किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने आज तो लिखा नहीं, वो तो बहुत पहले से है हमारे पास। तो दैट्स व्हाई इकोलॉजिकल जस्टिस को हमने ये कहा कि ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं है कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये तो इक्विटी की बात करता है, ठीक है। ये पहले से इक्विटी की बात करता है। और चौथा आपको दिया हुआ है डिपेंडेंसी, जो हमने इंटरडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी एक ही बात है आपकी, वैसे मैं ब्रॉड टर्म में बताऊं, can be considered as ecological principles of sustainable development when viewed in the context of reliance of humans on other living organisms in ecosystem for survival as well-being. It highlights the essential connection between human society and natural system. Here is how dependency first into the framework of sustainable development. तो ये भी बहुत पहले से एग्जिस्ट होता मतलब ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अगर हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंसी इन इकोलॉजी, तो डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंक्लूडिंग एवरी स्पीशीज विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, राइट। तो हम रिसोर्स और सर्विसेज के लिए इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो अर्थ का स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकता। तो फूड वाटर एयर के लिए हम डिपेंडेंट हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट के लिए वी आर डिपेंडेंट ओवर नेचर। तो ये हमारी डिपेंडेंसी है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी कैसे डिपेंडेंसी है, विदाउट हेल्दी सिस्टम के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्स का तो वो हमें हिट बैक करेगा, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन और डिसरप्शन ऑफ दिस सिस्टम एंडेंजर नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो द ह्यूमन सोसाइटीज। और ये डिपेंडेंसी का प्रिंसिपल है और ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी है। रिसोर्स डिपेंडेंसी है हमारी, इंटरडिपेंडेंसी ऑन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंसी है। बहुत सारी चीजें हमने मेंशन की है जो आपको शायद अच्छे से पढ़नी चाहिए इन कोरिलेटिंग व्यू, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट काफी हाईलाइट हो रहा है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन मिलेगा इससे डेफिनेटली इस बार भी कोई ना कोई। सो हेयर यू कैन सी द
इकोलॉजिकल जस्टिस इज वन विच वी डू नॉट हैव टू बॉदर, ठीक है, आज भी और पहले भी, क्योंकि तो ऑलरेडी पहले से है, राइट। सो 85, द करेक्ट आंसर इज इकोलॉजिकल जस्टिस as mentioned in one of the option, which is option number 3, right। तो इकोलॉजिकल जस्टिस जो है वो कोई नया डिफाइन प्रिंसिपल नहीं है, वो बहुत पहले से एग्जिस्ट होता आ रहा है। बायोफिजिकल लिमिट्स हमारे डिफाइन हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लिमिट तोड़ोगे तो भैया सस्टेन नहीं कर पाएगी ह्यूमैनिटी। इंटरडिपेंडेंसी भी डिफाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अगर हम रिवर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अगर हम एयर को पोल्यूट करेंगे हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सॉइल को पोल्यूट करेंगे हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी आर ऑलमोस्ट मोर और द लेस द सेम टर्म। तो ये तीनों चीजें आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परव्यू में है एज डिफाइंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पर इकोलॉजिकल जस्टिस आज से नहीं है, वो तो सदियों से चला आ रहा है, कई हजार साल पहले से इकोलॉजिकल जस्टिस की बात हो रही है, राइट। विच शुड बी देयर, कि अगर आप नहीं ठीक देंगे नेचर को तो नेचर आपको ठीक देने वाली है ही नहीं किसी हाल में। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अरे ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपके अब आए हैं, ठीक है, ये पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सपोर्ट में ये नहीं होगा। आप टाइमलाइन में देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपका, अगर मैं कहूँ जो आप बोलते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर आप बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो मैं इतने छोटे कंटेक्स्ट पे देखूंगा कि अगर देखना है तो मैं तो सीधा ये कहूंगा कि भाई इसका तो जो इमरजेंस है वो बहुत पुराना तो है नहीं, ठीक है ना, 15 के आसपास का है, और वो भी एजेंडा 2030 की टर्म्स में था, ठीक है। जो डेवलपमेंट हुई है वो तो बाद में ही हुई है, ठीक है ना। तो वो ये मेरा कहने का मतलब है कि 2015 में इनका एस्पेक्ट जो है वो सामने आया था। तो क्या 2015 से पहले इकोलॉजिकल जस्टिस की बात नहीं होती थी? होती थी, लेकिन 2015 में इनका सबसे पहले एस्पेक्ट सामने आया था, और 2030 जो टारगेट रखा गया, एजेंडा 2030 जिसको आप बोलते हो, वहां पे हमने इसको हाईलाइट किया। ये तो हम परेशान होके लेके आए ना, इकोलॉजिकल जस्टिस तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे फ्रेम लाइन, टाइमलाइन के टर्म्स में पूछा गया है, ठीक है। शिक्षा यादव को क्लियर है? चलिए जी, विद दिस वी विल स्टॉप हियर एंड वी आर डन विद टिल क्वेश्चन नंबर 85। कल जब हम लोग आएंगे तो कल हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम फिर कोशिश करेंगे दोबारा से कि वी शुड बी एबल टू डिस्कस सम 20 प्लस क्वेश्चन। और ये 2-3 दिन में अगले, मेरे हिसाब से वी विल बी एबल टू फिनिश इट अप इन अ वेल अंडरस्टूड मैनर। और लिटरेचर आप जरूर पढ़िएगा, लिटरेचर आपके साथ है। इस सोल्यूशन का जो 200 पेज है, इसका तभी बेनिफिट है जब एवरी वन ऑफ यू स्टडी देम वेल विद ईच क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन वाइज हमारी होगी सेशन में, लेकिन लिटरेचर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि ये जो आपके सॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट है, इससे कम से कम भी 12 से 15 क्वेश्चन ये वाले एग्जाम में भी रहेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अपकमिंग एग्जाम में इसको एज आप रेफरेंस लेके चले। और मैंने पहले ही एडवाइस किया है कि जो भी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किए आपको, डिटेल सॉल्यूशन 2024 सितंबर से लेके 2018 तक का कोई भी सॉल्यूशन आपको छोड़ना नहीं है बिना पढ़े। बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसमें है अपार्ट फ्रॉम द नोट्स, जो आपको डाइजेस्ट करना है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है जी। So with this, I will stop here. Thank you very much for your patience. Thanks for being here. I am sharing the link of the paper one test. Do go through that. 9:30 से 10:30 का टाइम है उसका. I am sharing in a minute. Take care. Good night.